एक ठंड की शाम थी। चारों तरफ गहरा कोहरा छाया हुआ था, इतना कि घर से कुछ कदम दूर खड़ा इंसान भी धुंधला दिखे। घर के सामने आंगन में दादाजी अपने पुरानी खाट पर बैठे थे। बच्चे दादाजी के बिल्कुल सामने गोल घेरा बनाकर बैठे थे। हवा में ठंड के साथ साथ एक अजीब सी खामोशी भी खुली हुई थी। दादाजी, आज हमें एक भूत की कहानी सुनाओ ना। मैं तुम्हें आज एक भूत की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन डरना मत और बीच में कहीं जाना मत, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियां अपने सुनने वालों को पहचान भी लेती हैं। दादाजी ने अपनी खाट पर थोड़ी करवट बदली, फिर कहानी शुरू की। बच्चे पूरे ध्यान से सांस रोके उनकी हर बात सुनने को तैयार बैठे थे। धीमी भारी आवाज में दादाजी बोले, तूफानी बरसात में रामलाल, जो एक किसान था, शहर से अपने घर की ओर आ रहा था। आते आते उसे रात हो गई। तूफान और बारिश दोनों ही उसे आगे जाने से रोक रहे थे। हे राम, आज तो हड्डियां तक कांप गईं। ये तूफानी बरसात और ठंडी हवा, लगता है ठंड का मौसम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अभी तक घर भी नहीं पहुंचा। अगर देर हो गई तो घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। काश थोड़ा और उजाला होता तो रास्ता साफ दिखता। थोड़ा दूर चलते चलते रामलाल को दूर एक रोशनी दिखाई देती है। अरे, ये तो मुझे किसी का घर लग रहा है, पर इस जंगल में ये अकेला घर कुछ अजीब लग रहा है। पर मुझे क्या, इस तूफानी बरसात में मुझे लगता है यहाँ रुकना सही होगा। सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। रामलाल धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ता है। इस तूफानी बारिश में जैसे उसे आराम करने की उम्मीद दिख रही हो। रामलाल घर के बाहर खड़ा होकर सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि अंदर जाना सही रहेगा या नहीं, पर फिर वो आखिरकार अंदर जाने का फैसला कर ही लेता है। कोई है घर में? कोई है? मदद चाहिए। इस तूफानी बारिश में सफर करना मुश्किल है। अंधेरा भी ज्यादा है। कोई सुन रहा है मेरी बात? तभी अंदर से काली साड़ी पहने एक बुजुर्ग औरत दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे बेटा, इतनी तूफानी रात को तुम यहाँ इस वीराने जंगल में कहाँ रास्ता भटक गए? अरे अम्मा, मैं रामलाल हूँ, पालमपुर गांव से हूँ, किसान हूँ अम्मा। बस शहर से बीज लेने आया था, पर घर आते आते रात हो गई। तूफानी बारिश में सफर करना मुश्किल है। अगर एक रात मुझे यहाँ रुकने की इजाजत मिल जाती तो सुबह होते ही चला जाऊंगा। अंदर आ जाओ मुसाफिर, बाहर इस तूफानी बारिश में रुकना ठीक नहीं। रामलाल और वो बुजुर्ग औरत कमरे में आकर बैठ जाते हैं। रामलाल की नजरें कमरे की इधर उधर घूम रही थीं। अम्मा, आप यहाँ पर इस वीरान जंगल में अकेली रहती हो? क्या आपको इस वीराने में डर नहीं लगता? हमारे तो गांव में एक जानवर आ जाए तो पूरा गांव डर जाता है, पर यहाँ तो आप बैठे ही जंगल के बीच हो। क्या करें बाबू, मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। हमारे गांव में आग लगने के कारण सब कुछ खत्म हो गया। दूसरे गांव में रहने गए तो उन लोगों ने रहने को कोई ठिकाना नहीं दिया। फिर मैं और मेरी बेटी यहाँ इस पुराने घर में रहकर गुजारा कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर रामलाल के चेहरे पर एक तरह सी उदासी छा जाती है। बेटी? आपकी बेटी भी है? वो यहाँ नहीं है क्या? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो बेटा, वो दूसरे कमरे में सो रही है। वो शाम होते ही आराम करती है और सोने चली जाती है। चलो अब तुम भी आराम कर लो, मैं जाती हूँ। अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज लगा देना। अगर भूख लगी हो तो कुछ खाने को ला दूं? नहीं नहीं, शुक्रिया। मैं रास्ते में ढाबे पर रुका था, वहाँ खाना खा लिया था। आप जाइए, आराम कर लीजिए। कोई जरूरत हुई तो मैं बुला लूंगा। वो बुजुर्ग औरत वहां से चली जाती है। रामलाल बिस्तर पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उसे पायल पहने औरत के चलने की आवाज आने लगती है। वो एकदम से उठकर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार इतनी रात को, रात की इस पहर कौन होगा। वो देखने के लिए बाहर की तरफ आता है। बाहर बारिश रुक गई थी। जैसे ही वो बाहर आता है, एक लड़की उसे बैठी हुई दिखाई देती है। आप यहाँ इस रात? अम्मा कह रहे थे कि आप सो गए हैं। क्या हुआ? इतनी रात को आप बाहर क्यों बैठे हो? अंधेरे में अकेले? सब ठीक है ना?
जी हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बाहर घूम लूं। आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मैं किसान हूँ। शहर से बीज ले आया था। वापस आते वक्त तूफानी बारिश के कारण मदद लेने आया था, तो अम्मा ने यहाँ रुकने को कह दिया। मैंने भी सोचा तूफानी बारिश में आगे कहाँ जाऊंगा, तो रुक गया। तब आप शायद सो रही थी। हाँ जी, बिल्कुल सही किया आपने। इस तूफानी बारिश ने बहुत लोगों से बहुत कुछ छीना है। वैसे भी इस अंधेरी रात में आपका जाना मुश्किल ही था। कम से कम यहाँ रात आराम से रुककर सुबह तसल्ली से जा पाएंगे। थोड़ी देर बारिश रुकी थी तो बाहर आ गई, पर बादल देख के लगता है बरसात फिर से शुरू होने वाली है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने सही ही किया यहाँ रुकने का सोचकर। अगर यहाँ नहीं रुकता तो आपसे मुलाकात कैसे होती? आप भी कैसी बात कर रहे हैं? भला मुझसे मिलकर क्या ही होगा? पर हाँ, जहाँ किसी को मिलना होता है वो वहाँ मिल ही जाता है। पर इन काली तूफानी रातों में हर कोई मिलने वाला सही हो, ये जरूरी नहीं है बाबू। आपकी बातें सुनकर मैं डरूं या हंस दूं? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे बारिश में इंसान में ही भूत घूमते हो। इतना नहीं सोचा करते। आप अपना बताइए, इस जंगल में रहकर बोर तो नहीं हो गए? वो बातें कर रहे होते हैं, पर इतने में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों अंदर आते हैं। अंदर आते ही रामलाल सोने के लिए कमरे में आ जाता है और बैठकर माया के बारे में सोचने लगता है। रामलाल इतनी गहरी नींद में सोया था कि दिन कब हो गया पता ही नहीं चला। अरे ये क्या, दिन भी हो गया और मैं यहीं सोया हुआ हूँ। देर हो जाएगी गांव जाने में। जल्दी उठ के माया जी से मिलकर चलता हूँ। रामलाल बिस्तर से उठकर बाहर की ओर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें माया को ढूंढ रही हो। गांव पहुंचने की जल्दी में रामलाल ने रुकने के बजाय सीधे रास्ता पकड़ लिया था। सुबह का मौसम था, हवा चल रही थी। बारिश के बाद जंगली रास्ता हरा भरा मनमोहक लग रहा था। बैलगाड़ी की चाल धीमी थी, पर रामलाल का मन तेजी से भाग रहा था, बार बार उसी ओर, माया की ओर। वो सोच रहा था शायद उसे बिना मिले चले आना ठीक नहीं हुआ, शायद वो कुछ कहना चाहते थे। इन्हीं ख्यालों में खोया वो आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। रास्ते के किनारे वहीं खड़ी थी माया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे हर बूंद किसी अधूरी कहानी की गवाही दे रही हो। अरे माया जी, आप यहाँ? क्या हुआ आपको? रो क्यों रही हैं आप? किसी ने कुछ कहा क्या? सुबह सुबह आप कहाँ चली गई थीं? सब ठीक तो है ना माया जी? बताइए कुछ। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह मैं और अम्मा जंगल में लकड़ी लेने गए थे। अम्मा थोड़ी दूर गई थी कुछ खाने को चुनने, फिर वहां कुछ भयानक हुआ। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी हूँ। क्या हुआ माया जी? ये हाल कैसे हो गया आपका? आपको तो कुछ नहीं हुआ ना? डरिए मत, मैं यहीं हूँ। बताइए खुलकर, क्या देखा आपने? इतनी सहमी हुई क्यों हैं आप? कुछ तो कहिए। वो शेर अम्मा को अपने साथ ले गया। पहले बाबा मुझे छोड़कर चले गए, अब किस्मत ने अम्मा को भी छीन लिया। मैं क्या करूं अब? किसके पास जाऊं? अब तो मैं सच में बिल्कुल अकेली रह गई हूं। नहीं माया जी, खुद को अकेला मत समझिए। शायद मैं आपकी अम्मा को तो नहीं बचा पाया, पर अब आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आइए मेरी बैलगाड़ी में बैठिए। आज से आप मेरी जिम्मेदारी हैं। अगर आपको मंजूर हो तो मेरे साथ चलिए। क्या सच में आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मैंने तो सोचा था भगवान ने सब छीन लिया, पर शायद एक सहारा भेज दिया। मैं चलूंगी आपके साथ। मदर, सोच लीजिए एक बार। चली गई तो फिर कभी लौटकर नहीं जाऊंगी। रामलाल माया की बात मानता है और माया भी उसके साथ उसके घर गांव चलने के लिए तैयार होकर बैलगाड़ी में बैठ जाती है। दोनों अब जंगल के रास्ते से होकर घर की ओर चल पड़ते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ माया जी, आप मेरे साथ रहें। कल जब पहली बार आपको देखा था, तब से बस आपके ही बारे में सोच रहा हूँ। न जाने क्यों दिल कहता है कि अब हमें अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर आप साथ चलें तो शायद जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठे। मैं भी आपके साथ जाने के लिए ही आई हूँ। अब डर नहीं लगता जब कोई अपना साथ हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि फिर से अकेली ना पड़ जाऊं। शायद अब जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी है। सफर करते करते फिर से शाम ढलने लगी थी। आसमान में सूरज की आखिरी किरणें अब
धुएं जैसे बादलों में खो चुकी थी। रामलाल के चेहरे पर थकान थी, पर मन में एक गहरी टीस। माया के साथ जो हुआ उसका बोझ अब भी उसके दिल पर था। बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू के बीच वो अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव की चौपाल की ओर बढ़ा। वहां कुछ लोग बैठे थे जो अपनी ही बातों में खोए हुए थे। चौपाल के आगे सरपंच साहब खड़े थे। अरे रामलाल, तू 2 दिन कहाँ लगा कर आया रे? हमको तो लगा था तू शहर में रुक गया होगा। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखी इसे। अरे सरपंच जी, कल तूफानी बारिश के कारण गांव नहीं पहुंच पाया। ये माया जी हैं, मेरी दोस्त। वो अब इस गांव में रहने आई हैं। कृपया उन्हें स्वागत दीजिए और मदद करें। अच्छा अच्छा, माया जी, हमारे गांव में आपका स्वागत है। रामू, अब घर चला जा, बारिश होने वाली है। इन तूफानी बरसातों में बाहर मत निकलना, सुरक्षित रहना ही सबसे जरूरी है। जी सरपंच जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपका गांव बहुत अच्छा लगा। मेरा भी यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। पर ये तूफानी बारिश का क्या किस्सा है? ऐसी बारिश में सच में क्या होता है? माया, तुम्हें नहीं पता यहाँ तूफानी बारिश में कितना कहर आता है। बुरी शक्तियाँ इस समय बहुत सक्रिय हो जाती हैं। इन तूफानी बरसातों में हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए। सावधान रहो, कहीं कोई खतरा ना पहुंच जाए। तभी एकदम से बारिश फिर से शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होते ही सभी अपने अपने घरों की तरफ चलते हैं। चौपाल से निकलकर रामलाल अपने घर की तरफ बढ़ा। कुछ ही देर में वो अपने दरवाजे तक पहुंचा और अंदर चला गया। बिटवा, तू तो कल आने वाला था, आया क्यों नहीं? पता है ना मुझे कितनी चिंता होती है तेरी। और ये लड़की कौन है तेरे साथ? कल तू कहाँ था? सब ठीक तो है ना? माँ, ये मेरी दोस्त माया है। इसके घर में कोई नहीं बचा। ये अकेली पड़ गई थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। क्या ये हमारे साथ रह सकती है? अच्छा बिटवा, ये तो बहुत बुरा हुआ इस लड़की के साथ। सही किया तूने कि इस तूफानी बारिश में इसे अकेला नहीं छोड़ा। पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, ये सब अचानक कैसे हुआ? ये बात तो सही है, डरना तो स्वाभाविक है ना? लेकिन आपको भी घबराहट महसूस होती है, ये मुझे अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया। चलो बेटा, सफर करके तुम लोग थक गए होगे। रामू, माया के लिए अपने कमरे के साथ वाला कमरा खोल दे, ये भी जरा आराम कर लेगी। बाकी बातें कल सुबह देख लेंगे। माया, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये घर और कमरा पसंद आएंगे। अब आराम कर लो, तुम बहुत थकी हुई लगती हो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आवाज दे देना, मैं पास वाले कमरे में ही हूँ। ये बोलकर रामलाल वहां से चला जाता है और माया वहां शांत खड़ी रहती है। जब रात ज्यादा गहरी हो जाती है तो रामलाल गहरी नींद में सोया हुआ था। एकदम से उसको फिर से पायल की आवाज आने लगती है। रामलाल एकदम से उठकर बैठ जाता है। उसे ये अजीब लग रहा था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे, ये पायल की आवाज फिर से? इस बारिश में बाहर कौन घूम रहा है? कहीं माया जी तो नहीं उठ गई? उनको किसी चीज की जरूरत होगी, मुझे जाकर देखना होगा। वो उठता है और बाहर जाकर देखने लगता है। आंगन के बाहर वो देखता है कि माया बाहर से बारिश में भीगकर कहीं से आ रही थी। ये देखकर उसको अजीब लगता है। माया जी, आप रात की इस पहर कहां से आ रही हैं? इतनी तेज बारिश में तो कोई बाहर नहीं निकलता। सब ठीक है ना? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाहर आई तो देखा दरवाजा खुला था। अब उसकी कुंडी लगाकर ही वापस आई हूँ। आप परेशान मत होइए, सब ठीक है। अरे माया, कोई बात नहीं। हमारे गांव में चोरी डकैती जैसी चीजें नहीं होती। तुम फिक्र मत करो, यहाँ सब सुरक्षित है। अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अगर कुछ भी चाहिए तो आवाज देना, मैं पास ही हूँ। माया उस रात अपने कमरे की ओर चली गई थी, पर अगले ही दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। तालाब के किनारे रमेश गिरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से सारा रंग उड़ गया हो। किसी ने उसकी सारी ताकत छीन ली हो। चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। गांव वाले, काका और सरपंच सब वहीं इकट्ठा थे। हर कोई डरा और उलझा हुआ था। अरे भगवान, रमेश को क्या हुआ? ये तो बिल्कुल सफेद सफेद सा लग रहा है।
जैसे अचानक ताकत ही निकल गई हो उसमें से। क्या हुआ है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जल्दी मदद बुलानी चाहिए। अब मदद बुलाने का कोई फायदा नहीं रामलाल, रमेश मर गया है, जैसे किसी ने अंदर से सारी ताकत ही चूस ली हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। सब कुछ अचानक और अजीब सा हो गया है। बहुत समय पहले दूसरे गांव में भी ऐसा हुआ था। वहां का गांव पूरी तरह उजड़ गया था। सुनने में आया था कि उस रात पिशाचिनी आई थी और इंसानों को अपना शिकार बनाती थी। इसे देखकर मुझे वही चीज महसूस हो रही है। काका, आप भी कौन सी कहानियां ले बैठ गए? ऐसा तो कभी नहीं होता। मैंने भी सुना था कि उस गांव में आग लग गई थी। मुझे कोई और कारण लगता है। शायद पंचायत बैठानी पड़ेगी। सबको मिलकर सही हालत जानना होगा। हमारे गांव में तो ये घटना पहली बार हुई है। कहीं कोई अजनबी तो नहीं आया यहाँ? सब कुछ अचानक और अजीब सा लग रहा है। हमें सच में समझना होगा कि ये सब कैसे हुआ। अरे काका, चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप तो बस भूत प्रेत वाली कहानियां ले बैठे हैं। गांव में सब कुछ सामान्य ही है। सावधान रहना बेटा, जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना। काका, मुझे ऐसा नहीं लगता कि माया वैसी है जैसी आप सोच रहे हैं। फिर भी अगर आपको शक है तो मैं आज उससे बात कर लूंगा। शाम होते ही घर जाकर सब ठीक से पूछ लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब साफ हो जाएगा। रामलाल वहां से उठकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, रमेश के साथ जो हुआ वो आखिर क्यों हुआ। शाम ढल चुकी थी जब रामलाल अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, तालाब, भीड़ और रमेश की हालत के बारे में सब कुछ। बात सुनकर उसकी माँ गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, बेटा रामू, मुझे लगता है अब सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। आज रात तू माया का पीछा करना, देखना वो कहाँ जाती है और क्या करती है। उस रात रामलाल को नींद नहीं आ रही थी। सरपंच और काका की बातें बार बार उसके मन में गूंज रही थी। उसने सोचने लगा, अगर माया वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है तो आज सच्चाई पता लगानी ही होगी। उसने तय कर लिया, इस बार वो माया का पीछा करेगा और हर राज को सामने लाएगा। जब रात गहरी हो गई तो उसको घुंघरुओं की आवाज आई। वो एकदम से उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। उस रात रामलाल चुपचाप माया के पीछे पीछे चलने लगा। घना जंगल था, चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। माया बिना मुड़े आगे बढ़ती रही और कुछ देर बाद दोनों खेतों के पास पहुंच गए। रामलाल एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। माया धीरे धीरे खेत की ओर जा रही थी जहां एक किसान उसकी ओर आता दिख रहा था। अगले ही पल माया अचानक उसकी तरफ बढ़ी और एक झटके में उस पर हमला कर दिया। रामलाल के होश उड़ गए। माया का चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसके मुंह पर अजीब से निशान थे और आंखें लाल हो गई थी। ये देख रामलाल का दिल दहल गया। वो बिना आवाज किए धीरे धीरे पीछे हटा और दबे पांव वहां से भाग गया। वो अपने कमरे में आकर सोने की एक्टिंग करता है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। माया उसके कमरे में आती है और उसे सोता हुआ देख वापस चली जाती है। रामलाल अगले दिन काका को और सरपंच को सारी बात बताता है। फिर वो योजना बनाते हैं। रात को काली माता के मंदिर जाकर काली मां से आशीर्वाद लेने को बोलते हैं। रामलाल काली मां के मंदिर जाकर काली मां से प्रार्थना करता है, हे काली मां, हमारी रक्षा कीजिए। गांव में 2 लोग पिशाचनी की वजह से जीवन खो बैठे हैं। हे मां, आपका दर्शन दीजिए और इस विपदा से हमें बचाइए। हम आपकी शरण में आते हैं। हमारी सुनिए और हमारे घरों को सुरक्षित रखिए। कृपया इस अंधेरे से उजाला लाकर हमें फिर से शांति दीजिए। प्रार्थना स्वीकार करके मां काली प्रकट होती हैं। रामू, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। आज मैं तुझे वो वरदान देती हूँ जिससे इस गांव पर कोई बुरी शक्ति फिर कभी दृष्टि न डाले। इस मंत्र का जाप करना, ओम क्रीम कालिकाय नमः रक्षस्व माम सर्वतः। ये तेरा कवच बनेगा। जा बेटा, अब तेरे साहस से ये अंधकार मिटेगा। मैं धन्य हो गया माँ, आपके दर्शन पाकर। मुझ पर आपने कृपा की है माँ।
मैं जब तक जिंदा रहूंगा आपकी पूजा में अपनी जिंदगी बिता दूंगा। जय काली माँ की। माँ काली से आशीर्वाद लेकर रामलाल माया के पास आता है। मेरे सामने तुम्हारा सच आ गया है माया। तुम यहाँ गांव के लोगों को मार रही हो। मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है। अच्छा यही रहेगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा ये तुम्हारे लिए। तो तू रोकेगा मुझे? मुझे आज तक रोकने वाले मरे गए, तुम मुझे रोकने की बात कर रहा है। सोचा था तुझे सबसे आखिर में देखूंगी, पर लगता है अब पहले तुझे ही ऊपर पहुंच जाना पड़ेगा। माया एकदम से अपने असली रूप में आ जाती है। रामलाल काली माँ का मंत्र जाप करने लगता है। ये मंत्र पढ़ना बंद कर रामलाल, तू नहीं बच पाएगा। ये मंत्र मत पढ़, मैं जल रही हूँ। मैं वापस आऊंगी, याद रखना तू। तुझे और तेरे गांव को खत्म करने मैं वापस आऊंगी। कहानी खत्म होते ही आंगन में एक भारी सन्नाटा छा गया। कोहरा अब इतना घना हो गया था कि लालटेन की धीमी रोशनी भी उसमें गुम हो रही थी। तो बच्चों, कैसी लगी चुड़ैल की कहानी? अब भी बाहर जाने की हिम्मत है या बिस्तर में दुबकने का इरादा है? दादाजी, क्या वो चुड़ैल अब भी उस पुराने घर में भटकती है? कुछ रूहें कभी पीछा नहीं छोड़ती बेटा। चलो अब चुपचाप सोने जाओ और खिड़कियां कसकर बंद कर लेना, क्योंकि कोहला बहुत घना है और ऐसे में आवाजें अक्सर रास्ता भटक जाती हैं। बच्चे झटपट कमरे की ओर भागे। दादाजी अकेले अंधेरे में रह गए और कोहरे की ओर देखते हुए धीमी आवाज में बोले, शुभ रात्रि, अगर सो सको तो।